Everyone, it's me Swati here. We are going to discuss some MCQs related to Indian economy, which is important for you. CUET M Economics Entrance Examination, and this video is important for you. UP TGT PGT Economics exams. So let's start the video. First question is Indian economy under British rule was. तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी ब्रिटिश रूल में कैसी थी? अंडर डेवलप्ड थी या फिर आपकी जो है डेवलपिंग थी या फिर जो है आपकी अंडर डेवलप थी या फिर ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश रूल आपका 1600 में हमारे देश में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया था। फिर उसके बाद आपका 1857 में हम लोग वॉर लड़ते हैं आपके ब्रिटिश रूल के तहत, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो ख़त्म होता है यहीं पर, और भारत शासन अधिनियम यानी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग 1947 तक की बात करते हैं। तो 1947 तक में हमारा जो इकोनॉमी था वो अंडर डेवलप्ड था। ठीक है, हमारे देश में जो है ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, पॉवर्टी ज़्यादा थी, फेमाइन भी बहुत हो रहा था हमारे देश में। तो ये सब जो है प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा था आपके इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, और इसी को हम लोग इम्पीरियल रूल भी कहते हैं। क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मतलब इस वाले पार्ट का आपका हिंदी वर्जन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका अविकासशील। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, most India's population during British rule was depend upon which sector of for a living? तो ज़्यादातर हमारा जो पॉपुलेशन था ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो किस पे निर्भर था? क्या वो प्राइमरी सेक्टर पे था, या फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर पे था, या फिर टर्शरी सेक्टर पे था, या फिर नियरली इक्वल इन ऑल अबव द सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर की बात कर लेते हैं, विच इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे माइनिंग हो गया आपका। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी में आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एंड टर्शरी पे सर्विस। तो इंडियन इकोनॉमी एट द ब्रिटिश टाइम पे कैसा था आपका? प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व थे। 85% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये परसेंटेज याद रखिएगा कि 85% जो है जनता आपकी कृषि में मतलब आपके इन्वॉल्व रहती थी। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं कि भारत शासन के दौरान भारत की अधिकांश आबादी जीवन यापन के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो अ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, विच फैक्टर कॉज्ड लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? कौन सा एक फैक्टर था जो कि आपके लो प्रोडक्टिविटी कर रहा था एग्रीकल्चर में? तो पहला है सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, मतलब आपकी जो याद रखिएगा कि जमींदारी रवितवाड़ी, है ना, ये जो सिस्टम था, क्या इसकी वजह से जो है आपकी एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी थी? तो यस इट इज़। आपके एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी होने का कारण क्या था आपका? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी जो आपका जमींदारी जागीरदारी है ना, ये प्रथा थी, इसकी वजह से था। दूसरा है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो काफ़ी पुराना था आपके ब्रिटिश रूल में। तो ये भी एक कारण था आपके लैक, मतलब हमारा पिछड़ापन होना कृषि में। इन्वेस्टमेंट भी कम था क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा नहीं था, ज़्यादातर रेवेन्यू आपके जो सरकार को देना पड़ जाता था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। तो काफ़ी हम जो है पीछे थे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी। और याद रखिएगा कि इरिगेशन का सिस्टम भी बहुत पुराना था और सरकार कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रही थी, इस वजह से सारा प्रॉब्लम था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में होने का पहला सिस्टम है सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, जो कि जमींदारी जागीरदारी प्रथा थी। दूसरा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड तीसरा है लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी जो है कारण थे आपके पिछड़ेपन का एग्रीकल्चर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी में इसको। किस कारक के कारण कृषि में कम उत्पादकता हुई? तो भूमि निपटान प्रणाली, या फिर भूमि जो आपका लैंड सेटलमेंट है ना, और हमारा जो प्रौद्योगिकी की था, मतलब आपका जो इन्वेंशन था वो काफ़ी पुराना था, निवेश की कमी थी। तो ये सारा जो है आपका कारण था आपके एग्रीकल्चर को पिछड़ापन करने के लिए। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ब्रिटिश रूल पॉलिसी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वाज मेक इंडियन इंडिया मेनली। तो जो ब्रिटिश रूल था पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत अगर हम देखें, तो वो इंडिया को जो है क्या बनाना चाहते थे मेनली, क्या मतलब उस पर कौन से वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे। तो याद रखना कि इंडिया से वो ज़्यादातर जो है रॉ मटेरियल्स को लेके जाते थे और फिनिश्ड गुड अपने देश में बनाते थे, है ना। तो क्या ये इम्पोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटिश, क्या प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे आपका एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसको क्या ब्रिटिश से लाना चाहते थे एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ से फिनिश गुड यानी यहाँ पर इंडस्ट्री का सेटअप करना चाहते थे, तो कतई नहीं, ऐसा कोई भी मतलब इनका इंटेंशन नहीं था। दूसरा है आपका क्या ये जो है आपके इंपोर्ट करना चाहते थे फिनिश गुड इंडिया में और एक्सपोर्ट करना चाहते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में, यस ये करना चाहते थे। एक्सपोर्ट ऑफ बोथ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट, नहीं ये नहीं करना चाहते थे। चौथा जो है आपका इंपोर्ट ऑफ बोथ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट, ये भी नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। यानी यहाँ पर इंडिया में वो क्या चाहते थे कि आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है क्या है आपके देश में आए, मतलब वहाँ से बन के आपके ब्रिटेन से, और यहाँ पर बस सिर्फ क्या जाए जो यहाँ का रॉ मटेरियल है वो सस्ते में वहाँ पर चला जाए। तो ये मतलब आपके इंटेंशन था आपके ब्रिटिशर्स का। क्लियर, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हिंदी में देख लेते हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति मुख्य रूप से भारत को बनाने के लिए थी, किस तरीके का बनाना चाहती थी। तो इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पर हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पर ब्रिटेन से तैयार उत्पादों का आयात करना चाहती थी, यानी ब्रिटेन में जो आपके उत्पाद यानी फिनिश्ड गुड थे वो जो तैयार थे उसको भारत में लाना चाहती थी, बेचना चाहती थी। और ब्रिटेन के लिए प्राथमिक जो है सामान यहाँ से निर्यात करना चाहती थी। ये उनका जो है मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ हाई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। क्या आपका हाई था ब्रिटिश रूल में? तो क्या लिटरेसी रेट बहुत हाई था? तो नहीं, याद रखिएगा कि लिटरेसी रेट एकदम अच्छा नहीं था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। और हमने 1964 के आसपास भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया था। फीमेल लिटरेसी रेट एकदम अच्छा नहीं था। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यस इट इज़ बहुत ज़्यादा था। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी आपकी ब्रिटिश टाइम पे। ठीक है, 35 से भी कम लोग जीते थे उस समय। तो 35 ईयर्स से भी कम। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं थी। अच्छा क्या था मतलब आपका सिर्फ मतलब जो कि बेकार है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो सिर्फ अच्छा क्या था आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि मतलब देश के लिए मतलब सही नहीं है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो है ब्रिटिश के टाइम पे आपका सही था। ठीक है, और लगभग बताया जाता है डेटा के अनुसार कि 218 जो है प्रति 1000। ठीक है, पॉपुलेशन जो है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। ये डेटा याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में देख लेते हैं इस पॉइंट को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से एक उच्च था, क्या था आपका? शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके शिशु मृत्यु दर आपका क्या था? उच्च था, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जो कि आपके सिलेबस में है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रिवील्ड दैट इंडियन इकोनॉमी वाज, तो आपकी कैसी थी? तो क्या ये आपकी अंडर डेवलप्ड थी? हाँ, याद रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी। डेवलप्ड थी? नहीं, इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं थी, स्टैग्नेंट थी। कोई भी मतलब यहाँ पर आपका मतलब एक तरीके से ग्रोथ नहीं देखा गया था। तो ये भी थी। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ए एंड सी। मतलब आपकी इकोनॉमी कैसी थी? अंडर डेवलप्ड एंड स्टैग्नेंट थी, ग्रोथ अच्छा नहीं था यहाँ पर। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इस पॉइंट को हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की में व्यावसायिक संरचना से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी आपकी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका घ सही है, अविकसित और स्थिर दोनों थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। हुज एस्टिमेट द नेशनल इनकम वाज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। तो सबसे अच्छा नेशनल इनकम को एस्टिमेट किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी हैं, उन्होंने भी आपके फर्स्ट टाइम जो है आपका इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया।
विलियम डिग्बे ये भी इन्होंने भी किया, आरजी देसाई भी थे। पर सबसे अच्छा जो एस्टिमेशन किसी का मतलब सिग्निफिकेंट कहा जाएगा तो विच इज़ जो कि आपका किसका है, तो वी के आर वी राव का। ठीक है, वी के आर वी राव का जो है सबसे अच्छा, हु एस्टिमेट द इंडियन नेशनल इनकम कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्हीं का माना जाता है आपके वी के आर वी राव का। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट आपका हिंदी वाला पार्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसका बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, तो वी के आर बी राव का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था आपका, मैंने अब इस पर बात कर लिया है। अंडर डेवलप्ड एंड स्टैग्नेंट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट इसी वाला का हिंदी पार्ट है, तो ये आपको पता है कि आपका अविकसित और स्थिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, डैश इज़ वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था आपकी ब्रिटिशर्स का इंडिया में, तो याद रखिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, जो इंट्रोडक्शन किया इन्होंने 1853 में रेलवेज का भारत में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और कहाँ से कहाँ तक रेल चलाया गया था, तो मुंबई टू थाने। ठीक है, उस समय बम्बई कहते थे हम लोग, तो मुंबई टू थाने के बीच में आपका चला था। ठीक है, तो ये काफ़ी रेल का जो इन्होंने डेवलपमेंट किया, इंट्रोडक्शन किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था आपके एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये डेट याद रख लीजिएगा, 80s के टाइम पे है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलता है कि 8050 है ना, सॉरी 1850। तो ये वाला वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है। तो यहाँ पर रेलवे का जो शुरुआत हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज, जमींदार जो जमींदारी प्रथा थी वो आपका, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, क्या उनका रेंट, जो रेंट था उसको कलेक्शन करना उनका मेन इंटरेस्ट था। तो ठीक है, यहाँ पर रेंट को कलेक्ट करने के लिए उनको रखा गया था। ठीक है, इम्प्रूव कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर करते ही नहीं, उनको इम्प्रूव नहीं करना था। क्या उनको प्रोड्यूस करना था क्रॉप्स को, नहीं। प्रोड्यूस करना था कैश क्रॉप को, ये भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए वाला। ठीक है, यानी उनको अपने किस पे इम्प्रूव करना था, आपके जो बेसिकली मतलब उनको कलेक्ट करना था रेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, जमींदार का मुख्य हित था, क्या था हित उनका, तो यहाँ पर जो कृषि की स्थिति में सुधार करने के लिए। ठीक है, उनको कृषि की स्थिति में सुधार तो नहीं करना था, ये तो गलत है। खाद्य फसलों का उत्पाद करने के लिए ये भी नहीं था, नकदी फसल को उत्पाद करने के लिए करता ही नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो किराया एकत्र करने के लिए रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। कौन सी फार्मिंग ऐसी होती है जो कि आपकी बेसिक नीड ऑफ द फैमिली को पूरा करती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं। यानी आपके सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग इस तरीके से की जाती है कि सिर्फ आपके जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्जन का देख लेते हैं, जिस खेती में परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्वाह कृषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, इंडिया इंडिया entered a dash stage of demographic transition after the year of 1921। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, 1921 को हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, लिख लीजिएगा इसको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ग्रेट डिवाइड लिख लीजिएगा। तो हम लोग 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पर सेकंड स्टेज जो है आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वहाँ पर इंटर कर चुका था। हमें पता है फर्स्ट स्टेज में क्या होती है, हाई बर्थ रेट, है ना, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। ठीक है, हाई डेथ रेट होती है आपकी। ठीक है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। सेकंड में क्या होती है, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट,
है ना। फिर थर्ड में क्या होती है आपकी, सब कुछ स्लो हो जाती है आपकी, हाई लो डेथ रेट लो बर्थ रेट। क्लियर। तो हम लोग जो सेकंड मतलब ट्रांजिशन है ड्रामोग्राफिक, उसमें हम एंटर कर चुके थे 1921 में। इसको हम लोग बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर। यहीं पर हमारा जो है फर्स्ट बार हम ट्रांजिशन किए थे आपके पॉपुलेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए इस पार्ट का हम लोग हिंदी वर्जन देख लेते हैं। भारत ने 1921 के बाद जनसांख्यिकी संक्रमण के डैश चरण में प्रवेश कर लिया था। तो कौन से वाले में आपका दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कॉज्ड बाय, जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो डिके था वो क्यों होता है। क्या वो ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी की वजह से होता है, या फिर आपकी कंपटीशन ऑफ मैन मेड मशीन्स की वजह से होता है, या फिर न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड की वजह से होता है, या फिर ऑल ऑफ द ईज। तो हैंडीक्राफ्ट का जो डिक्लाइनमेंट है, फिर हम डीके देखते हैं जो मतलब ख़त्म होना, क्योंकि ब्रिटिश की जो टैरिफ पॉलिसी थी वो इसकी वजह से जो है आपकी मतलब इसमें डीके देखते हैं हम लोग। और याद रखिएगा कि कंपटीशन फ्रॉम मैन मेड मशीन में, क्योंकि मशीन्स जो है मशीन से वो लोग प्रोडक्शन बाहर करते थे और आपके इंडिया में लेके आते थे, दैट्स वाई इसकी वजह से भी आपका धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लिनेशन देखने के लिए मिलता है और न्यू पैटर्न की डिमांड होने लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे, इसकी वजह से जो है हम लोग देखते हैं कि आपका डिके हो जाता है यहाँ पर, किसका, इंडस्ट्रीज़ का। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हस्तशिल्प का क्षय किसके कारण हुआ था। हस्तशिल्प का जो क्षय था वो किसके कारण हुआ था। तो ब्रिटिश टैरिफ नीति की वजह से, या फिर आपके भारतीय सॉरी मानव निर्मित मशीनों की प्रतिस्पर्धा के कारण, या फिर मांग के नए पैटर्न की वजह से, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, जो डी है वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई थी, नई मांग उठ गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेटमेंट। तो क्या है आपका, इंडिया वॉज एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट लाइक रॉ मटेरियल सिल्क लाइक कॉटन्स, या फिर आपका ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड, या फिर आपका इंडिया जनरेट लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, या फिर आपका एक्सपोर्ट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ वेल्थ इन कंट्री। तो इसको हमें जो है सीक्वेंस में रखना है इस स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट जो चीज़ हुई थी आपकी, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यानी पहला क्या हुआ कि ब्रिटिश ने मोनोपोली ले लिया, एकाधिकार ले लिया आपकी किसके ऊपर, आपके इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, पहला जो काम हुआ था। दूसरा क्या है आपका, इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। कौन से प्रोडक्ट्स का, इंडिया में कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो आपकी सिल्क, रॉ मटेरियल्स है ना। और यहाँ पर अच्छा इंडस्ट्री भी था इसका, पर तोड़ दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर आपका आता है, जनरेट किया गया लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, पर जिस सरप्लस को इंडिया में यूज नहीं किया जाता था, आपके ब्रिटिश में ही यूज़ किया जाता था, उनके देश में यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे वो लोग खर्च करते थे, ना कि यहाँ के डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक्सपोर्ट डिड नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ वेल्थ इन द कंट्री, और एक्सपोर्ट से कभी भी वेल्थ हमारे इंडिया में नहीं आया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका सी वाला है। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी विदेशी व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही अनुक्रम में लगाइए। तो यहाँ पर ग है आपका, यानी भारत में पहला क्या हुआ, ब्रिटेन ने भारत में विदेशी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया, तो ये फर्स्ट है आपका। फिर आपका जो है क्या किया इन्होंने, भारत में कच्चे रेशम, कपास आदि उत्पादों का निर्यात किया, ये सेकंड है आपका। फिर आपका है नेक्स्ट थर्ड, भारत पे एक बड़ा निर्यातक अधिशेष उत्पन्न किया। ठीक है, यानी आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला थर्ड है ना, यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। फिर आपका है, निर्यात के परिणाम स्वरूप देश में धन का प्रवाह किया, धन का प्रवाह नहीं किया। ठीक है, नहीं हुआ, तो ये आपका फोर्थ वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनिशियली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड द सेटिंग अप। ठीक है, तो कौन से आपके जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो कौन से पे आपका कन्फाइंड था बेसिकली, तो कॉटन एंड जूट।
टेक्सटाइल मिल्स पे था। और जब आपका भारत का विभाजन होता है पाकिस्तान में, तो जूट इंडस्ट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्टेड हुई थी इस वजह से। ठीक है। तो इनिशियली जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक जो है सबसे ज़्यादा कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स डेवलपमेंट था। और याद रखिएगा कि जो आपका बॉम्बे था उसको हम लोग मतलब इंडस्ट्रियल हब कहते थे। ठीक है, उस टाइम पे, आपके ब्रिटिश के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल। प्रारंभ में औद्योगिक विकास की स्थापना तक ही सीमित थी। कहाँ तक? आपकी कपास और जूट के वस्त्र के मिलों तक ही सीमित थी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज कैनाल का ओपन मतलब कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिश जो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स ले जाते थे वो स्वेज कैनाल से ही ले जाते थे। तो याद रखिएगा 1869 में इसका जो है ओपनिंग हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वेज नहर कब खुला? तो 1869 में। जेंडर बाइस इज अ सोसाइटी ऑन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इंडिकेटेड बाई। तो जेंडर बाइस सोसाइटी है, इसे कैसे पता चला? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेंडर बायस्ड इन अ सोसाइटी ऑन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय। तो ये लिटरेसी रेट से दिखाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत स्वतंत्रता के स्तर पर समाज में लिंग पूर्वाग्रह इंगित किया गया था। कैसे? तो याद रखिए साक्षरता के दर पे इंगित किया गया था। इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या था उनका? आपके डेमोग्राफिक कंडीशन का इंडिया पर मतलब सब कुछ, पॉपुलेशन, लिटरेसी, मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी, सबकी बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर लो लेवल ऑफ लिटरेसी था, हाई मोर्टेलिटी रेट था, लोग मतलब मृत्यु दर ज़्यादा था, आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, एंड बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी स्थिति में विशेषता थी। कैसी विशेषता थी आपकी? तो यहाँ पर जो साक्षरता थी वो कैसी थी आपकी? निम्न स्तर की थी, उच्च मृत्यु दर था, और कम जीवन प्रत्याशा थी, और गरीबी का उच्च स्तर था। ठीक है, तो ऑप्शन जो घ है आपका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल पॉपुलेशन जो स्टडी था वो कब किया गया था? आपकी ब्रिटिश टाइम पे। तो याद रखिएगा 1881 में किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन आपका स्टडी किया गया था सेंसस में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हिंदी में। भारत में आबादी के विस्तार की पहली बार एकत्र किया गया था, तो 1881 में किया गया था। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। कैसा था आपका? तो यहाँ पर याद रखिएगा हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, सब कुछ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में के दौरान भारत की जनसांख्यिकी प्रोफाइल में से पता चला कैसा था आपका? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, और उच्च शिशु मृत्यु दर था। ठीक है। नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट द इंडियन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ये हम लोग कर ही चुके हैं, आपके VKRB राव के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया था। उल्लेखनीय अर्थशास्त्री जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, और उन्हें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कहा गया आपके VKRB राव द्वारा, यानी ऑप्शन जो आपका ग है ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन सा आपका इंडस्ट्री था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट, और आपका कॉटन, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आज़ादी के समय हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चल रहा था? तो कपास और जूट का इंडस्ट्री, लौह इस्पात, और आपका चीनी, सीमेंट और कागज का उद्योग चल रहा था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हिंदी वर्जन पहले दिया है आपका। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनसांख्यिकी प्रोफाइल, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा कि ओवरऑल साक्षरता स्तर जो है 16% से कम थी आपकी। 16% लगभग 1964 के समय में आपका बताया गया है आपका 16%। ठीक है, तो ओवरऑल 16% था। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो कैसा था आपका? ओवरऑल जो लिटरेसी लेवल था वो आपका 16% से कम था। ये डेटा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड टेन्योर सिस्टम। तो यहाँ पर सारा लैंड टेन्योर सिस्टम है, चाहे आपकी जमींदारी प्रथा हो, चाहे महलवारी प्रथा है, चाहे आपकी रविद्वारी प्रथा है, ये सारी आपकी जो है लैंड टेन्योर सिस्टम में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी भूमि कार्यकाल प्रणाली थी। तो जमींदारी प्रथा, महलवारी प्रथा और आपकी रविद्वारी प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई है। तो 1907 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपसे पूछेगा। 1907 में गई, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को इनकॉर्पोरेटेड, तो आपका कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कितना परसेंटेज था, तो 85%। इसके तो इस पे बात कर चुके हैं हम लोग। आज़ादी के पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत जो है कृषि पर निर्भर थी। तो 85% निर्भर थी। ठीक है, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके, वो हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज